गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे लोग अक्सर आप कथा कलामी की जी, माजरत, बट अक्सर लोग मुझे ये बात कर रहे होते हैं कि आप शुएब का नाम पूरा नहीं लेती, आप बोलती हैं मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, तो लोगों को समझ नहीं आती। नहीं, वो जरा अच्छी तरह प्रोनाउंस करके नहीं लेती, तो मैंने कहा मैं जरा आज प्रोनाउंस कर लेती हूँ अच्छे से कि मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। ओए और जो बहुत सारे लोग हैं वो आपको शुएब भी बोलते हैं, सो आई डोंट नो कि ये शुएब है कि ये शुएब है, आप इसको बेहतर बता सकते हैं। जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो शुएब ही है। ओके, लेकिन इतना कॉमन हो चुका है, मुझे खुद भी शुएब ही अच्छा लगता है। गलतुलाम। हाँ, सही बोला मैंने? गलतुलाम। गलतुलाम। हाँ, गलतुलाम को आपने सही बोला। हाँ, गलतुलाम ये हो गया। तो अब लिटरली जो लोग आपको, मेरे इर्द गिर्द भी कुछ लोगों को मैं देखा जब कोई शुएब बोलते हैं तो वो मुझे थोड़े से नहीं, मतलब वो ऑफ लगता है थोड़ा हाँ, सा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग नहीं बोलते। सही बात है। एनीहाउ, बैक टू द टॉपिक। टॉपिक ये था, लेकिन टॉपिक बदल गया। वैसे ये अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप कुछ बात कर रहे होते हैं, वो समटाइम्स बाकी मिक्स हो जाते हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा ये होता है कि मुझे कोई बात करनी होती है, कोई जुमला इस्तेमाल करना होता है, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है, वो इतना मिक्स हो जाता है कि मैं खुद भी अगर बाद में सुनूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने क्या बोला था। तो समटाइम्स इट हैपन्स। लेकिन आज का मौजूद हमारा ये नहीं था। मौजूद ये था कि आपके दिन का आगाज़ कैसा होता है। कैसे से मुराद मेरी ये है कि आप दिन का आगाज़ कॉफ़ी से करते हैं, चाय से करते हैं, ग्रीन टी से, वो भी चाय ये ज़ाहिर है, या किसी और चीज़ से करते हैं। मैंने कुछ दिन से अपने जो दिन का आगाज़ है वो चेंज कर दिया। इसमें चम्मच आपको बता रहा है कि इसमें चाय या कॉफ़ी नहीं है। लेकिन पहले सबीन से पूछते हैं कि आज उनके दिन का आगाज़ कॉफ़ी से तो हुआ है, लेकिन कॉफ़ी कैसी है? हाउ इज़ द कॉफ़ी? वेरी मिल्की, कह दें। जिसने बनाई है मुझे लगता है उसकी मजे हैं बहुत सारी। ओके फाइन। सबीन को इतनी मिल्की कॉफी नहीं पसंद, उनको होता है कि नॉट थोड़ी सी दैट स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी कॉफी, जो लेकिन होती स्ट्रॉन्ग है, कॉफी है। स्ट्रॉन्ग कॉफी जो अच्छी, बिकॉज देखिए हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसी है, मेरा ख्याल है हम सबकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट भी अब ऐसी जिंदगी की जरूरी है। रिक्वायरमेंट, एंड देन सुबह सुबह जो आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको जो है वो एक कॉफी का ये वाला स्ट्रॉन्ग सा शॉट चाहिए होता है, अदरवाइज आप बहुत स्लीपी फील कर रहे होते हैं। तो ये जो मिल्की कॉफी होती है ये हमारे किसी काम की नहीं होती। हालांकि देखें, दूध पीना चाहिए, इट्स वेरी हेल्दी, इट्स गुड। लेकिन हाँ, चाय में या कॉफी में हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि अगर आपने उसमें दूध डाल दिया तो आपने उसको बेसिकली तबाह कर दी है। सो ब्लैक कॉफी खैर है, कॉफी तो होती है ना उसके अंदर, गुंजाइश निकाल ली है ना, मतलब गुंजाइश की ब्लैक कॉफी भी ना हो, मिल्की कॉफी भी ना हो, जरा मिक्स ऑफ समथिंग। भाई जो चीज आपको पसंद होती है उसमें आप गुंजाइश तो निकालते ही है ना। That's the point. अच्छा, ये अक्सर ही होता है ना, जो चीज हमें पसंद है ना, जो काम हमें करना पसंद है, जो बात हमें पसंद है, हाँ, वो सही लगता है हमें लगता है बस वही सही वही है, और सही हम है। उसको जस्टिफाई करते रहते हैं जब तक कि अगला कहे कि ओके। लेकिन मैं आज आई थिंक हम बार टॉपिक से हट रहे हैं। आपने पूछा नहीं ना इसमें क्या है? हाँ, इसमें क्या है? इसमें अब चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है। आपको पता है आपका भाई बड़ा हेल्दी नाश्ता करता है। थैंक यू। सो इसमें 2 दिन हुए। पोरेज तो 2 दिन ही हुए हैं ना। अच्छा, इसमें क्या है बताएं ना जल्दी। तो पोरेज भी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और इसमें दूध भी है। तो मैंने ये कुछ दिन से, अच्छा मैं पहले भी करता था ये, फिर मैंने छोड़ दिया था, मुझे मैनेज करना जरा मुश्किल लग रहा था। फिर मैं कहीं गया और उसके बाद में वहां से लेके आया, नहीं, मोटिवेशन भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में वैसे ही आपकी रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कल एक स्टोरी भी लगाई थी। मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि 2025 में बहुत सी चीज़ें चेंज करूँ, जिसमें एक है कि मेरी जो लाइफस्टाइल में खाने पीने की रूटीन थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। सो नो मोर कॉफ़ी एंड मिल्क टी। आई वुड लव टू स्टार्ट माई डे विद दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, जिसमें ड्राई फ्रूट्स लाजमी हों। ओके जी, थैंक्स। नाइस, गुड फॉर यू। गुड फॉर एवरीवन। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस। आप सबको ट्राई करना चाहिए। आई थिंक मैं ट्राई करूंगी। और अब ये मत कह देना मैं एज में जब उस वक्त पहुंच जाऊंगी तब मैं ट्राई करूंगी। आपकी उम्र तक पहुंचने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आप जब पहले ही करना शुरू कर देते हैं इस तरह की चीजें अच्छी, एट अ वेरी यंगर एज ना, एट अ वेरी यंगर एज, बहुत यंग एज में, तो जब आप इस उम्र में पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जरूरत नहीं पड़ती है गोल सेट करने के। बट आई एम सो हैप्पी कि आपने अपना एक गोल सेट किया है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बड़ा जरूरी होता है ये। ऑनेस्टली मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि ये कोई अच्छी रूटीन नहीं होती है। एटलीस्ट आपने सोचा, आई एम ग्लैड। अच्छा स्टार्ट नहीं होता, बट मैंने सिर्फ सोचा। मुझे बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज जो चाय लवर्स हैं और जो कॉफी लवर्स हैं, मुझे चाय नहीं पसंद, बट
आई एम अ कॉफी लवर, तो मुझे ये लगता है कि ये जो ऐसी जो ये एडिक्शन है कैफीन की, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इसको छुड़ाना। लेकिन जो बुरी आदतें हैं उनसे आपको छुटकारा पा लेना चाहिए। बट अगेन आपको कैफीन की अगर चाहिए होती है तो आपकी बात शुभ बिल्कुल ठीक है कि आप उसमें मिल्क के शुगर ऐड ना करें, आप ब्लैक कॉफी की तरफ चले जाएं। और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और उससे आपकी जो है वो कैफीन की नीड भी पूरी हो जाती है। पिएंगे टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें बढ़ना है आगे। हम आज बहुत सी बातें, अच्छा रोजाना ही हो रहा है हमारे साथ, हम बहुत सारी बातें करना शुरू हो गए हैं। इतनी सारी बातें होती है, समझ ही नहीं आती, ये बात करें वो बात करें, तो हम बहुत सारी बातें कर देते हैं। आज की बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि अपने दिन का आगाज बहुत हेल्दी ड्रिंक या हेल्दी खाने से आपको करना है, ना कि ये कि पराठे और क्या। पराठा इज फाइन, लेकिन वो ऐसे उठाने पे उसका तेल नहीं गिरना चाहिए। हाँ, थोड़ा गुंजाइश निकाली ना। कल हम ये टॉपिक रखेंगे, ठीक है जी। कल पराठे ना बनाए यहाँ पे, आपको आता है बनाना? मुझे आता है, लेकिन How about आलू का पराठा हेयर ऑन द सेट? नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे कोई शौक नहीं है। मतलब आप अगर बना सकते हैं तो मैं आई वुड लव टू ईट। ओके, चलें फिर कल इस बारे में कोई गुंजाइश निकालते हैं। अभी ब्रेक ले लेते हैं, इससे पहले कि मुझे आलू के पराठों के साथ निहारी का भी बोल दे, पायल का भी बोल दे, कुछ और टास्क मुझे दे दे जो कि मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज्जत। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम लेकर आते हैं मजे मजे के खाने, सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ऑनेस्टली ये वो मौसम है जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं सूट कर रहा होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि पसंद नहीं होता, अल्लाह की नेमत है सारी मौसम, लेकिन इन मौसमों के साथ जो हमने कर दिया है ना, वो फिर जाहिर है वो हमारा अपना कसूर है कि हमने किस तरह से क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, उसके बाद एक्सट्रीम वेदर जो आ रहे होते हैं और उसके बाद इतनी चेंजेस के, इतनी पोल्यूशन के आप सोच रहे होते हैं कि आप अपना हुलिया नहीं पहचान रहे होते बाज़-औक़ात। ऑनेस्टली इस वक्त जो प्री मॉनसून है, मैं कहूँगी पिछली बारी से ज़्यादा बहुत ही गंदा तरीन मौसम ये साबित हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप अपनी स्किन पे हाथ लगा, लिटरली आप बाहर जाते
जाते हैं और आपकी स्किन Yes, चिपचिप चिप करना चिप। शुरू कर देती है। स्पेशली जो एक्नी प्रोन स्किन है उसके लिए तो इतनी ज्यादा चैलेंजेस हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आते। आप कहते हैं जी अच्छा जख्म हो गया, हमारा जख्म हील नहीं हो रहा, हमें कोई पिंपल निकला, वो Yes. पिंपल हील नहीं हो रहा, और हर वक्त जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी स्किन जो है वो डल लगना भी शुरू हो जाती है, एट द सेम टाइम वो चिपचिप करना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? प्री मॉनसून केयर क्या होनी चाहिए? कौन कौन सी चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, ना कि ये कि जो फलाना बता रहा है तो जो उसकी स्किन पे सूट कर रहा है वो मेरी स्किन पे भी सूट करेगा, वो चाहे कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो आज जरा बात करेंगे इसी हवाले से, क्या करना चाहिए अपनी स्किन के हवाले से प्री मॉनसून और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। एब्सोल्यूट। डॉक्टर शाना शाहिद हमें ज्वाइन किया, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं और प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं, हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, थैंक ग्रेट यू। टू हैव यू। आप अपनी स्किन रूटीन पहले शेयर करें ना नाजरीन से। हम अक्सर ये सवाल करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की अपनी स्किन बहुत अच्छी होती है, आप खुद क्या करती हैं? मैं तो बहुत मिनिमलिस्ट हूँ। Okay. उसमें ये होता है कि आपने एग्जैक्ट अपनी सिलेक्शन ठीक रखनी है प्रोडक्ट्स की ना। अगर आप रॉन्ग सिलेक्शन करें ना प्रोडक्ट्स की, तो जो आप कह रहे हो कि चिप हो जाता है या एक्नी हो जाती है, क्योंकि हमारी विंटर्स की, समर्स की, मानसून की डिफरेंट हमारी स्किन रेजीम्स हैं। Okay. और प्लस ये कि हम प्रोडक्ट्स हमें बहुत, अब जैसे हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं उसमें वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्किन के ऊपर लेयर्स बना रहे हैं, 7 लेयर रेजीम्स या बिल्कुल। वो, तो हम लोग भी वो करना शुरू हो जाते हैं। अब ये नहीं देखते कि हमारा वेदर क्या है, हम किस लिहाज से, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या हमारा ह्यूमिडिटी कितनी है। इवन कराची और पिंडी के वेदर में बहुत डिफरेंस है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या प्रोडक्ट, क्या चीज़ हमने अपने बिल्कुल, ये लिए बात बड़ी सिलेक्ट इंपॉर्टेंट करनी है है। कि गिलगित में स्किन रूटीन डिफरेंट होगी, Exactly. कश्मीर में डिफरेंट होगी, मैदानी इलाकों में डिफरेंट होगी और कराची और बलूचिस्तान में इंटायरली डिफरेंट टोटली डिफरेंट है। वहाँ सारा ह्यूमिड वेदर है, यहाँ गिलगित साइड पे बिल्कुल ड्राई वेदर है, और वहाँ पर इतनी एक्नी का उस तरह नहीं अचानक से हो जाता। अब जैसे अक्सर लोग शोज़ देख रहे होते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा ये मॉइस्चराइज करना है हमने, तो वो मॉइस्चराइजर को ना एज मसाज भी उस पर कर रहे होते हैं। Okay. तो वो आप देखें कि ऑयल ग्लैंड्स मसाज से एक्टिव हो जाते हैं। जिन लोगों की तो बहुत ड्राई स्किन है वो तो अपवर्ड मसाज करते रहें जो भी, लेकिन जो एक्नी प्रोन स्किन वाले हैं उनमें अगर आप इतनी लेयर्स बनाएंगे तो पोर्स क्लॉग होंगे, कॉमिडोन्स बनेंगे, एक्नी होगी, और वही जो फॉलिकुलाइटिस और ये चीज़ें, इवन फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं बहुत लेयरिंग यस। से ना। मॉनसून में वैसे भी फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो बहुत जाते हैं, नॉट ज्यादा जस्ट होती फेस, हैं। अदरवाइज भी हम देख रहे होते हैं, टोज में, अंडर आर्म्स या कहीं पर भी बॉडी में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जरा अपर एरिया से कि वहाँ की स्किन रूटीन मॉनसून में क्या, प्री मॉनसून में या मॉनसून में क्या होनी चाहिए, यानी जहाँ पे ड्राई स्किन है। हाँ, ड्राई स्किन। पता है ड्राई स्किन में तो आपको मॉइस्चराइज़र नंबर 1 अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मॉइस्चराइज़र की सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ना हो, ऑइंटमेंट बेस्ड हो। ऑइंटमेंट होता है जिसमें क्रीम्स आ जाती हैं या ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, ऑयल बेस्ड होती हैं, ठीक है। वो आपने यूज़ करना है। और 2 किस्म के होते हैं, एक होता है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड और एक होता है विदाउट हाइलुरोनिक। ये भी अगर हम बारीकी में चले जाए तो उसमें हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाइलुरोनिक जो है ना मॉइस्चर को ट्रैप करता है, जो हमें ड्यूई सी स्किन या जैसे ना बड़ी अच्छी ग्लो आती है हाइलुरोनिक से, तो उसमें आपने ये करना होता है कि थोड़ा सा वेट स्किन पे लगा ली, जो ड्राई एरियाज वाले हैं। वेट स्किन अगर आपकी है ना और उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो वो मॉइस्चर को ट्रैप कर लेगा, लॉक कर दे। और अगर कराची वाले ये काम कर लेंगे तो उनकी एक्नी निकल आएगी। तो ये इसलिए ध्यान करने की ये 2-3 चीज़ें होती हैं कि सिलेक्शन, और बहुत लेयरिंग ना करें मानसून में। आपने मॉइस्चराइजर लगाया, ऊपर सन ब्लॉक लगा लें बस, या अगर आपकी स्किन इतनी नहीं है ड्राई तो आप डायरेक्ट सन ब्लॉक लगा लें। कोई हमारे एक मिथ है कि जी और मॉइस्चराइजर तो लगाना ही लगाना है, वो एक मुझे नहीं समझ आता इतना क्यों लोग प्रमोट करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वजह से भी कि वो फेस वॉश अक्सर जो होता है ना, जिस तरह ऑयली स्किन वाले वो फेस वॉश वो यूज कर लेंगे जो स्किन को ड्राई करता है, Dry फिर करता है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप मॉइस्चराइजर ही ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करा, तो उसके बाद आप एक सन ब्लॉक लगा के सिंपल सन ब्लॉक लगा ले, ज़रा विटामिन सी आप सुबह यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल्स तो आपको, एक तो स्किन के रूटीन हमें पता नहीं होती ना, हम रेटिनॉल भी सुबह लगा लेंगे, रेटिनॉल स्किन को इरिटेट करता है, मजीद ड्राई कर देगा, तो आपने रेटिनॉल रात को ही यूज करना है। और विटामिन सी, हाइलुरोनिक, नायासिनामाइड वो आप सुबह यूज कर लें बेशक, और साथ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने यूज़ करनी होती हैं चीज़ें ना, उन्होंने कोई सीरम्स की 5-6 वैरायटीज़ रखी होती हैं और वो उन्होंने लगानी होती अच्छा, हैं। लेकिन आपने अच्छा बताया, नायासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ये आप दिन में इस्तेमाल ये करें, सुबह विटामिन सी इस्तेमाल भी, करें तो बेहतर है, बिल्कुल। और रेटिनॉल एंड विटामिन सी एट द नाइट टाइम। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या ये भी होता है कि अच्छा आपको लगता है कि यार ये मुझे सूट नहीं कर रहा सीरम, फॉर एग्जांपल मुझे अपने लिए लगता है कि मुझे रेटिनॉल कभी सूट नहीं किया, Exactly. मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो मैं यूज़ करना छोड़ चुका हूँ उसको।
अच्छा, रेटिनॉल बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। रेटिनॉल में आपको परसेंटेज, उसकी फॉर्मुलेशन, उसको अकेले ना यूज़ करें। ठीक है, हमारी स्किन टाइप, एक तो आपकी एज उस तरह नहीं है, आपने रेटिनॉल 0.5%, अब मुझे नहीं पता व्हाट इज योर एज, लेकिन 0.5% अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना विद हाइलुरोनिक एसिड, तो आप ज़्यादा अच्छा आपको सूट कर जाएगा आपको। क्योंकि मुझे अपनी स्किन जो मेरी है ना, मुझे अब ज़रूरत पड़ रही थी कि मैं यूज़ करूँ, तो मैंने अपने लिए फॉर्मुलेशन बनाई जिसमें 0.5% रेटिनॉल डाला, हाइलुरोनिक एसिड, और उसमें सेरामाइड्स भी ऐड किए। क्योंकि एक्स्ट्रा जो स्किन ड्राई होती है, रेडनेस होती है, वो चीज़ें फिर नहीं होती। सिंपल आपने रेटिनॉल लिया 2% और वो फेस पे लगा लिया, और रोज़ाना आप रात को लगा रहे हैं, तो आपका चेहरा ऐसे हो जाएगा जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई हीट स्ट्रोक के बाद नहीं चेहरा लाल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं। डॉक्टर साहब, जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए भी ये है कि वो ऐड करें चीजें और लेयर उसके कर बाद लें। मिक्स करके दो लगाएं। टेक्निक्स होती हैं, या तो सैंडविच टेक्निक आप यूज कर लें कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया, सही। फिर आपने लो परसेंटेज रेटिनॉल ली और फिर उसके ऊपर फिर मॉइस्चराइजर लगाया, जिनकी बहुत सेंसिटिव, जिनकी अल्ट्रा ड्राई स्किन है। वरना आप ये फॉर्मुलेशन जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल, सेरामाइड्स हों, उसमें नियासिनामाइड को भी ऐड कर सकते हैं एक्नी प्रोन वाले, तो बहुत अच्छा रहता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा ऑयली स्किन पे आते हैं कि मैदानी इलाकों की अगर बात करें, वहाँ पे ऑयली स्किन वाले प्री मॉनसून वो क्या करें? अच्छा, ऑयली स्किन, अभी क्योंकि आपका प्रोग्राम तो सारे देहातों वाले भी देख रहे होंगे सारा कुछ, अगर मैं कह दूं जी सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना शुरू कर दें, तो लोग बड़ा उसको मेल यूज़ करते हैं, क्योंकि सैलिसाइलिक ना डिफरेंट परसेंटेजेस में आता है। 2% आम तौर पे जो है ना वो ठीक रहता है, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि आम साबुन से आप ना मेडिकेटेड साबुन ना यूज़ करें, क्योंकि मेडिकेटेड साबुन जो है ना लोग बहुत ज़्यादा यूज़ शुरू कर देते हैं, इसमें इश्तिहार भी आ रहे होते हैं कि जी आपने जरासीम को हाथ लगा दिया। वही होता है कि वो आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं ना वो ख़त्म कर देते हैं, और फिर आपको जो है ना एक्नी ज़्यादा हो रही है, या फिर आपको फॉलिकुलाइटिस या फंगल इन्फेक्शंस भी उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपने न्यूट्रल सोप यूज़ करना है, सिंपल, और आप अपनी स्किन के लिहाज से चलें, सोप देख लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी का मसला है, फिर आप आ जाएँ सैलिसाइलिक एसिड बेस फेस वॉश पे। और बाकी आपने फिर, अगर आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने बताया कि ऑयली स्किन वाले, वो मॉइस्चराइज़र बेशक ना लगाएं, डायरेक्ट आप ना जेल बेस सनब्लॉक्स लगा लें, क्योंकि आप देखें अगर आप क्रीमी या बहुत थिक वाइट कास्ट वाले सनब्लॉक लगाएंगे अब इस वेदर में, तो आपको एक्नी भी हो जाएगी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। तो ये ध्यान थोड़ा बहुत, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना थोड़ी सी अगर आपको नोहा हो तो बहुत अच्छा रहता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने इलाके को देखकर, वेदर को देखकर, अपने स्किन टाइप को देखकर आप वो डिसाइड कर रहे होते हैं। जनरली जब हम सीरम्स की बात करते हैं, सैलिसिलिक एसिड किसको रिकमेंड करती हैं आप? सैलिसिलिक एसिड बेसिकली रिकमेंडेड है उन लोगों को जो तो बहुत ऑयली स्किन वाली हैं, जिनकी स्किन समझें कि कॉमिडोजेनिक कहते हैं, कि स्किन पे छोटे छोटे बम्प्स बनते रहते हैं। अब वो बम्प्स दो किस्म के होते हैं, या तो वो क्लोज कॉमिडोन्स उनको हम कहते हैं डॉक्टरों की ज़बान में, या फिर रैश होता है जिस पे खारिश होती है। जो खारिश वाले हैं और बम्प्स वाले हैं वो सैलिसाइलिक ना यूज़ करें, लेकिन जो जिनके मुंह बन जाते हैं ऊपर क्लोज कॉमिडोन्स, या जिनको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स कहते हैं, वो सैलिसाइलिक बेस कर लें। वरना आप ग्लिसरीन बेस्ड आते हैं, जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, वो ग्लिसरीन बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ओके। डलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है मॉनसून में, तो स्पेशली कंप्लेंट्स आते हैं स्किन बहुत डल हो गई है, क्या करें? फ्लेकी या डल स्किन के लिए क्या करें? अच्छा, इसके 2-3 तरीके। एक तो ये कि आपका नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन टाइप के लिहाज से SPF, आप जिस एरिया में हैं वहाँ पर कितनी धूप में आप फिरते हैं, आपका बाहर का काम है या ऑफिस वर्क है, इवन अब तो रिसर्चर्स ने कहा है कि जो आप स्क्रीन टाइम गुजारते हैं उससे भी UV रेज आ रही हैं और उससे भी पिगमेंटेशन इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग अक्सर ख़वातीन हैं जो कहती हैं हम तो बाहर जाते नहीं, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है सनब्लॉक की। वो चूल्हे पे आप जब जाते हैं, हीट से आपके मेलानोसाइट्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं और मिलाजमा बना होता है। और ये फार्मूला क्रीम्स भी, ये बहुत अभी, क्योंकि हमें इतना बड़ा चैलेंज है, हम नहीं इनको कर सकते कि जी उन्होंने लगाना ही लगाना है। चेहरे पे 2-2 साल लगाते हैं और चेहरे पे बाल, टेलेंजेक्टेजियाज, मतलब आपको ना ब्लड वेसल्स, पतली स्किन, एक्नी, ये सारा कुछ मसला शुरू हो जाता है। ओके। अच्छा, अब जाहिर है जिन इलाकों में हमारा शो देखा भी जा रहा होता है, वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि हम तो चले गैस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो लकड़ी के चूल्हों पे काम कर रही होती हैं ख़वातीन, और उनका हम ज़्यादा देख रहे होते हैं कि छाइयाँ बनी हुई हैं इतनी इतनी, फेस ख़राब हुआ हुआ है। और उसके बाद वही आप वाली बात की, जब बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है कि अपना रंग कहीं गुम हो जाता है, जो असल अल्लाह ने जो इतना प्यारा सा रंग और इतनी प्यारी सी स्किन दी हुई होती है, तो फिर वो डॉक्टर्स के पास आ रहे होते हैं।
और फार्मूला क्रीम्स जो आप बात करिए वहाँ पर फिर वही यूज़ कर रहे होते हैं और वो टेम्पररी रिलीफ दे रही होती है, टेम्पररी आपको अच्छा लग रहा होता है। और टेम्पररी होता है कि उससे ना रिजल्ट ये होता है कि स्किन पतली होती है, उसमें स्टीरॉयड होता है। स्किन का एक फंक्शन, स्टीरॉयड का ये फंक्शन है कि वो स्किन को ना पतला करके उसमें एक शाइन देता है। अब वो एक डिसेप्शन है कि जी जो शाइन है लोग समझते हैं हम गोरे हो गए, हालांकि वो गोरे नहीं हो रहे, वो स्किन को डैमेज हो रही है। और वो अगर कोई अगर यूज़ कर रहा है फॉर मोर देन अ ईयर तो समझिए कि बहुत इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है। हमारा कोलेजन जो स्किन के अंदर है वो ख़त्म हो गया, एजिंग साइंस बहुत जल्दी आते हैं। तो ये चीज़ें ना समझना, इवन मेरी भी जैसे आप कह रहे हो ना चूल्हे के सामने मेरी एक पेशेंट थी, वो गाँव में उसकी शादी हुई थी और उसकी चेहरा इतना डार्क, और वो जब अपनी अम्मी की तरफ आती थी तो वो इतनी ग्लो कर रही होती थी ना कि उसने वो चूल्हे के सामने काम नहीं करना। तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये कि हमने ख़वातीन ने काम भी करना है और उनको हमने कोई सोल्यूशन भी देना है। तो उसके लिए बेस्ट ये कि आप चूल्हे के सामने ना सन ब्लॉक लगा लें। कोई ऐसा सन ब्लॉक लगा लें जो आपकी स्किन को सूट कर जाए। ज़रूरी नहीं कि आपने मल के क्रीमों वाले सन ब्लॉक लगानी है, जेल बेस लगा लें या कोई ऐसा लगा लें जो आपकी स्किन को सूट करे। वो आपने लगाना है 15 मिनट पहले कुकिंग से और वो उसका असर 3 घंटे रहता है। अच्छा, ये चूँकि ख़वातीन की बात हो रही है, स्पेशली जो ख़वातीन इस वक्त गर्मी में काम करें, तो हैट्स ऑफ टू यू ऑन अ सीरियस नोट। ये इतना मुश्किल काम है इस वक्त, इतनी गर्मी में। दोपहर के वक्त भी हम देख रहे होते हैं और कई घंटे हम किचन में उनको देख रहे होते हैं और लिटरली डॉक्टर साहब ये पूरी स्किन यहाँ से उतर रही होती है उनकी। बहुत कंप्लेन ख़वातीन कर रही होती हैं। अब चले फेस तो उस पर तो आपने लगा ही लिया सन ब्लॉक, लेकिन नेक पे, शोल्डर पे पूरी की पूरी स्किन उनकी उतर रही होती है, क्या करें उसके लिए? अच्छा, उसमें एक तो ये कि सन ब्लॉक वहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, थोड़े से ज़्यादा हवादार फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने ताकि आपके ना इतना एक्सपोज वाला एरिया ना हो। जितने कम से कम एक्सपोजर होगा। हाथों पे भी सन ब्लॉक, जो बहुत केयर करती हैं ना ख़वातीन और कुकिंग भी करती हैं, वो हाथों पे भी सन ब्लॉक लगाती हैं, क्योंकि ये कि कुकिंग हमने सारे दिन तो नहीं करनी होती ना। कुकिंग का एक टाइम रख लें कि जी मैंने इस टाइम पे मेजर डिशेस बनानी है, बाकी दिन मैंने कोई इतना ज़्यादा चूल्हे के सामने नहीं जाना। और बेहतर ये कि रात का टाइम वो सिलेक्ट कर लें, रात के टाइम, शाम के टाइम, क्योंकि हीट स्ट्रोक हम समझते हैं कि जो बाहर आदमी फिर रहे हैं उन्हीं में इन ख़वातीन को बेचारों को बहुत ज़्यादा होती है। आप देखें ना, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है वो इतना टफ टाइम है, पीक है वो। अपने सर्वेंट्स का भी ख्याल रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी उस टाइम पे ना इतना एंगेज करें। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ज़ाहिर केयर करनी है, हम सब ने मिलकर एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। डॉक्टर साहब, एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्किन को, क्या वो भी स्किन को पतला करता है या अच्छा है? और वीक में कितनी मरतबा आपको एक्सफोलिएशन करनी चाहिए? अच्छा, एक्सफोलिएशन डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। अगर आपकी ऑयली स्किन है, मैं इतना रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी एक्सफोलिएशन हो रही है, जैसे रेटिनॉल्स में, सैलिसाइलिक में एक्सफोलिएशन ऑलरेडी हो रही है, तो आपने इतना ओवरडू नहीं करना। फिर आप ना बेशक करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स बन गए हैं तो फिर आप वंस अ मंथ कर लें, बस दैट्स इट। वंस अ मंथ, हाँ। स्किन को पतला करता है ये? नहीं, कि एक्सफोलिएशन पतला नहीं करता, क्योंकि कोलेजन को डैमेज नहीं कर रहा ना। ठीक है। जिस चीज़ में कोलेजन डैमेज हो रहा है, इलास्टिन डैमेज हो रहा है, और कोलेजन और इलास्टिन हमारी स्किन के नीचे बैठता है, तो वो ये फार्मूला क्रीम्स और जो एक्सेसिव चीज़ों की यूजेज, मेकअप, ये डैमेज करता है। ऐसे में जो मास्क आते हैं, कोलेजन मास्क आते हैं कि वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। छुट्टियां भी चल रही हैं आजकल, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं। अब ऐसे में छुट्टियों का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है समहाउ कि आपने क्या करना है। लेकिन ऐसे ही हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पेपर्स दिए हैं या फॉर दैट मैटर जिनका सेशन एंड हुआ है, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं कि इस टाइम को यूटिलाइज वो कर रहे हैं। सो आज एक ऐसी स्टूडेंट से हम आपकी मुलाकात करेंगे, अभी उन्होंने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से वो काम कर रही हैं स्टडीज़ के साथ साथ, कि वो माहौल दोस्त काम इस तरीके से करते हैं कि लोगों को एडवोकेट भी करना, कुछ ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, कंटेंट ऐसा लेकर आना लोगों के सामने कि अच्छा माहौल पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस वो किताब भी लिख रही हैं, तो आज हमें उसी ब्रिलियंट स्टूडेंट ने मैं कहूँगा कि ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं। आयशा सानी ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। ग्रेट, वेरी यंग माशाल्लाह। और इस तरह के जो आप काम कर रहे हैं, तो हम बच्चों के लिए कहते हैं इंस्पिरेशन होते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बड़े एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। हम कहते हैं पढ़ाई के अलावा बच्चों की आजकल ये कंप्लेन होती है कि हम इतना पढ़ लेते हैं, हमारी रूटीन ऐसी है कि कुछ एक्स्ट्रा करने का, जो कि जिम्मेदारी भी है हमारे बच्चों की, कहते हैं हमारा दिल ही नहीं करता। हाउ डू यू मैनेज?
हम लोग मैं वैसे ये जब से छोटी हूँ तब से मैं ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा शो करती हूँ, क्रिएटिविटी के बारे में। मतलब कंटेंट भी मैं अपने कज़न्स के साथ वो लिखती थी और वीडियोस बनाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल इसलिए बच्चे इन लाइक आर्ट के बगैर लाइक दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर आर्ट को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। जिस तरह अगर आप एक वैसे पेंटर बनने की कोशिश करेंगे या एक राइटर बनने की कोशिश करेंगे या म्यूजिशियन बनने की कोशिश करेंगे तो सब आपको बताते हैं कि आगे आपका करियर क्लियर नहीं होएगा और इससे आपकी ज़्यादा सक्सेस नहीं होएगी। तो इससे बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं और वो लाइक अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर हमें ज़्यादा तो बताया जाता है कि स्कोप ही नहीं है एक चीज़ का, वो हाँ, स्कोप के चक्कर में बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में और अपने इंटरेस्ट को भी बाज़ औक़ात वो लूज़ करना शुरू कर देते ये हैं। सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मतलब लाइफ आर्ट ही होती है। अगर आपके लाइफ के अंदर वगैरह आर्टिस्ट नहीं होते तो आपके पास अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है जिस पे आप लाइक देख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं या ऐसे टाइम पे पहुंचते हैं जहाँ पे और कोई चीज़ हमें खुशी नहीं दे रही, हम हमेशा आर्ट की तरफ ही जाते हैं। हम सिंगिंग करते हैं या मतलब वो म्यूजिक सुनते हैं या ऐसी एक बहुत अच्छा चीज़ें। एक्सप्रेशन हो जाता है ना वो। हाँ। और समटाइम्स नहीं, मोस्टली और मे बी एवरी टाइम एक्सप्रेस करना होता है समहाउ आपको किसी न किसी फॉर्म में, और अगर आर्ट की फॉर्म में आप करेंगे तो इट्स कंट्रीब्यूशन एक्चुअली। थोड़ा सा बताएं कि ये जो माहौल पे हम बात करते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है सिर्फ लोगों को ये बताना, ये आगाही देना कि ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारी फ़ज़ा है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको हमने बचाना है। यानी ये सिर्फ एहसास किसी तक पहुँचाना कितना इस वक्त ज़रूरी हो गया है। इस जनरेशन में वैसे ज़्यादा अवेयरनेस के बारे में जिस तरह आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह ये वॉर्स वगैरह भी हो रहे हैं इस पे सब एक ब्लाइंड आई छोड़ देते हैं, वो इग्नोर करते हैं उसको, क्योंकि उनको लगता है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा तो ये हो रहा नहीं है। तो लेकिन जो लोग सामने आते हैं उसके बारे में बात करने के लिए, उनको बोला होता है कि इसके बारे में क्या फजूल बातें कर रहे हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने काम से काम रख लो ऐसे। तो मुझे लगता है कि वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा मैं और मेरी बहन भाई सारे इस तरह वो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन जबकि ज़्यादा लोग आगे आते नहीं हैं, वो थोड़े से 10-20 लोग जो आके हमें हेल्प करते हैं इन चीज़ों के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, आप क्या क्या कर रही हैं, थोड़ा सा उसको भी बताइएगा। जिस तरह हमने ऑलरेडी बताया कि एडवोकेट भी आप कर रही होती हैं, वीडियोज़ भी आप बना रही होती हैं, आप किस तरह से मैनेज कर रही होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर रही हैं? मैं बस मतलब इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग ज़्यादातर घर में ऐसे ही बैठे होते हैं, बस लाइक शो देख रहे होते हैं। मैं रीडिंग भी बहुत करती हूँ। नहीं, लेकिन आप एग्जैक्टली क्या कर रही हैं? एडवोकेट किस तरह से कर रही हैं, वीडियोस किस तरह से, कंटेंट किस तरह से आप प्रेजेंट कर रही हैं? हम बेसिकली अपने बाबा की लीड फॉलो करते हैं। वो हमें सुबह उठाएंगे, बहुत ज़्यादा इवेंट्स वो स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों की बात आजकल कोई सुनता नहीं है, तो वो हमें बस इस तरफ पुश करते हैं कि हम लोग पूरा इवेंट मैनेज करें। हम वॉलंटियर वर्क करते हैं, हम लोगों को ज़्यादा बुलाते हैं, क्योंकि आजकल यूथ का इमेज होता है वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि होप का इमेज होता है, क्योंकि पिछली जनरेशन्स ने इतना वो लाइक इतना फोकस नहीं किया था ना इन चीज़ों के ऊपर, लाइक एनवायरनमेंट के ऊपर और मतलब आगे फ्यूचर के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। तो मुझे लगता है अभी यूथ का फेस देख के बहुत वो लाइक होप आती है। फोकस नहीं किया जिसकी वजह से आज की जनरेशन जो है वो भुगत रही है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव। आज की जनरेशन कहा है क्या हुआ? अपने आप को आज की जनरेशन मैं आज की हूँ वैसे सब आपकी जनरेशन ने फॉलो नहीं किया। नहीं, हम जरा पिछली बहुत पिछली की बात करें, बिकॉज ये जो क्लाइमेट का जो हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये अचानक तो नहीं हो जाता ना, इसकी तो दहाइयाँ हैं इसके पीछे, और ये हमारी बड़ी स्ट्रगल है, मैं कहूँगी इसको। सही बात है। यहाँ तक जो हमारे एक्सट्रीम वेदर से उनको पहुँचाने में। अच्छा, वैसे अभी स्कूल लेवल पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्योंकि टीचर्स का भी रोल है। जी, मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा बच्चों की इंटरेस्ट की चीज़ें अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे आजकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर वही चीज़ें हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। वो ये नहीं आपसे पूछते कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए। तो मुझे लगता है हमें आर्ट के ऊपर वैसे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उन बच्चों से पूछना चाहिए कि आपका आगे गोल क्या है, क्योंकि अगर हम उनको ऐसे मोल्ड के अंदर फोर्स करेंगे जो बाकी सब उनसे पीछे लोग कर रहे हैं, तो हम लोग आगे एक मुल्क की तरह नहीं बढ़ सकते। सही बात है। आप किताब भी लिख रही हैं? हाँ। किस मौजू पे? मैं हॉरर और थ्रिलर के ऊपर ही बेस्ड हूँ। हॉरर एंड थ्रिलर मुझे वो बहुत पसंद है, और लेकिन मैं ज़्यादातर इमोशन के ऊपर, लाइक फ़िलॉसफी मुझे बहुत पसंद है। लाइक जब मैं शो या कोई नॉवल पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा उसके डीपर मीनिंग के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना कंटेंट भी वो शुरू किया था शोज़ के बारे में। लेकिन इसमें ज़्यादा वो है कि एक
फैमिली बॉन्ड और फेमिलियल लव होता है, और मतलब थोड़ा ऑब्वियसली रोमांटिक लव भी होता है, Okay. उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि लाइक इसके बारे में है कि आप अपनी यंगर लाइफ के अंदर जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको किस तरह आगे जाके इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि आप कभी उसके ऊपर उससे ओवर नहीं हो सकते, और किस तरह आप उससे आगे बढ़ के स्ट्रांग भी हो सकते हैं, अपनी वीकनेसेस भी शो कर सकते हैं, और लाइक नए बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। फिक्शन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, चाहे नॉवल की सूरत में हो चाहे मूवीज़ की सूरत में हो? मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मतलब जिस तरह दुनिया का हाल है और इतनी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पूरा लाइक वेदर भी इतना ख़राब हुआ है, तो उसकी वजह से हमें रियलिटी एस्केप करने का ज़्यादा शौक होता है। तो जिस तरह मैं भी बहुत ज़्यादा नॉवेल्स रीड करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर हमारी दुनिया ऐसी होती, और लाइक फिक्शन के ऊपर हम लोग बेस करके अपनी एक नई वर्ल्ड क्रिएट कर सकते वेरी हैं। ट्रू। आप एक क्रिएट करते हैं तख़य्युलाती ज़िंदगी और फिर आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो एक अच्छी दुनिया होनी चाहिए, मुझे लगता है कि कोई भी एक अपनी फिक्शनल वर्ल्ड बना सकता है। मतलब हम लोग और सोचते शायद हैं सबने कि बनाई होती है। हाँ, Express किसी को कोई पता कोई नहीं करता होता है। हाँ, हाँ, उनको लगता है कि हम नहीं राइटिंग कर सकते, हमारे अंदर ऐसी इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन हर एक बंदा अपने दिमाग में, अगर किसी और को बताता भी नहीं है, उनको अपना रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन अपनी एक पूरी वो फैंटेसी बनाई होती है उनने अपनी लाइफ। ओके अच्छा, आयशा आगे क्या करने का इरादा है, क्या प्लान्स हैं आपके? बिकॉज आई एम श्योर कुछ काफ़ी बड़ा आपने सोचा होगा, कुछ गोल सेट किया होगा। मेरा अभी गोल ऑथर बनने का ही है। मैं आगे जाके इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगी, सही। तो अगर वो नहीं मेरे लिए काम हो, शायद मैं इंग्लिश प्रोफेसर बनूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश का बहुत वो है, लाइक पोइट्री वगैरह मुझे बहुत पसंद सही। है। लेकिन अगर वो काम नहीं होए तो शायद मैं अपने बाबा के फुटस्टेप्स में फॉलो करूंगी, और ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में, यूथ एम्पावरमेंट। अच्छा, आप अपने बाबा की बात करिए, अभी बार बार मैं चाहूँगी उनके बारे में भी ज़रा आप बता दें, कि बिकॉज हमने शो पे भी उनको इनवाइट किया था, बहुत सारे लोग फेमिलियर भी होंगे, बट थोड़ा सा आप जो कह रही हैं कि मैं फुट स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, आप वो क्या करते हैं, एंड देन आप किस तरह से उनको फॉलो करते हैं? आप कितने बहन भाई हैं, क्या एजेस हैं आप लोगों की? हम 4 बहन भाई हैं। हमारे फादर पहले मतलब वो नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम करते थे, लेकिन जब वो साल बढ़े हैं तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके अराउंड इतने ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस और वो चेंजेस, उनको एक कम्युनिटी मिल गई थी जिसके अंदर वो अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो उनने, जब से हम छोटे हैं, मतलब मैं 10 साल की हूँ, तब से वो हमें इन इवेंट्स पे लेके जाते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में हम लाइक लोगों को बता सकते हैं ऐसी चीज़ें, और वो खुद लाइक वो बस ऑल टॉक नहीं है, वो हम लोग जाते हैं। उस दिन भी हम लोग भी 1 हफ्ते पहले एक पूरी फेंस DHA में नीचे गिर गई थी कोई ट्रीज़ के ऊपर, वो मर रहे थे नीचे, तो लेकिन कोई उनका ख्याल नहीं कर रहा था। लाइक इतने पुलिस को भी कॉल किया था, लेकिन कोई उसका नहीं कर रहा था। तो हमारे बाबा ने एक लाइव वीडियो की और लोगों को बुलाया कि आप आके हमें मदद करें। हमने खुद ही लकड़ियाँ उठा के उस फेंस को मतलब आधे से ज़्यादा जितना हम रात को कर सकते थे ऊपर कर दिया था। तो बेसिकली उनको मुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल है, और वो बस आगे बढ़ाना जो चाहते हैं। आप लोग जो है इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, वॉलंटियर करते हैं चीज़ों के लिए। अच्छा, बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप वॉलंटियर के अपने बच्चों को सिखाएं कि ठीक है, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। जब आप अपने Experience गोल होता है। को फॉलो कर रहे होते हैं, आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं ज़िंदगी में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है, एक आपके पास स्किल आती रहती है, एंड देन पैसा आपको फॉलो कर रहा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आयशा, बहुत अच्छा आप काम करी हैं। आपके सारे मतलब आप सारे बहन भाई पूरी बहुत अच्छा फैमिली काम जी कर- बहुत पूरी जबरदस्त family काम बहुत कर अच्छा रहे हैं आप काम लोग। करी है। यस, बहुत एनवायरनमेंट पे तो शुक्रिया। काम वैसे भी जितना किया जाए वो कम ही है। बड़ा कम है, और इसीलिए अपने प्रोग्राम में हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को बुला रहे होते हैं जो कि इस हवाले से काम करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। Get your Rose का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन। 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन, बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन, बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ।
हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। मेरे एक टैप पे चलती है अब दुनिया सारी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन साइंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। ढूंढ कर भी ना मिलेगी ऐसी आसानी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों को है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से कि किस तरह से हमारी ख़वातीन आगे बढ़ी हैं, माशी तौर पर ख़ुद मुख्तार हो रही हैं और उसके साथ साथ सिर्फ अपने लिए काम नहीं करी बल्कि बाकी ख़वातीन के लिए भी वो राहें हमवार करी हैं। और मेरे ख्याल बड़ा ज़रूरी भी है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए कि 50%
ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन की है। तो ऐसे में जब यही 50% मतलब आपकी निस्फ आबादी जो है जब वो काम नहीं करेगी, जब वो प्रोग्रेसिव नहीं होगी, तो मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा होता है हर हवाले से, हर प्लेटफॉर्म पे कि कैसे ख़वातीन को आगे बढ़ना है, इंडिपेंडेंट होना है और पाकिस्तान को के हवाले से कंट्रीब्यूट करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। और ऐसे में हमारी ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करना, उनको एम्पावर करना कितना इंपॉर्टेंट है। आज ऐसी एक खातून से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे जो कि अपने लिए भी काम कर रही हैं और ऐसे में बाकी तमाम ख़वातीन के लिए भी काम करिए। बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी वो इस हवाले से काफ़ी बात भी कर चुकी है, इसको एडवोकेट भी करी है, वुमेन एम्पावरमेंट को एडवोकेट करी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स भी ले रही हैं और सिर्फ बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए उनको मौक़े फराहम करी है। बिल्कुल, और ये जो आपने कहा ना पूरे पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ ठीक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बलूचिस्तान की बात करें सभी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रा हमने देखा है कि वहाँ की ख़वातीन फॉर दैट मैटर अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल करना, चैलेंजेस अपने डायनामिक्स डिफरेंट हैं, सो वहाँ की ख़वातीन के लिए राहें हमवार करना ज़्यादा ज़रूरी है। आई मस्ट ऐड दिस। नौरीन कुर्द ने हमें ज्वाइन किया है, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं कई सालों से, आज हम उनकी अपनी जर्नी से मुतालिक भी बात करेंगे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग जी, वेरी एनर्जेटिक आई मस्ट से। अच्छा नौरीन, थोड़ा सा बताएं कि आपका अपना जो स्टार्ट है, प्रोफेशनल स्टार्ट, अच्छा है कि मैंने खुद मुख्तार होना है, मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वो सफ़र कैसा था? यू विल सरप्राइज कि ये मैंने सफ़र जब स्टार्ट किया, आई थिंक आई वाज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। तो आई वाज इन मैट्रिक, तो बस मेरे वहीं से मैंने अपना स्टार्ट किया बिज़नेस जो है ना, मैंने स्टार्ट किया। छोटी छोटी चीज़ें मैं परचेज़ करती थी और उनको उस टाइम पे तो इतना वो भी नहीं होता था, लेकिन बस मुझे शौक़ होता था एक बिज़नेस का। और मैंने जस्ट मैट्रिक के जब मैंने एग्ज़ाम दे दिए तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। टीचिंग प्रोफेशन मेरा वहाँ से आगाज़ हुआ, टीचिंग प्रोफेशन का। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, जैसे जैसे मुझे छुट्टियाँ होती थी मैं कोर्सेज़ करती थी, मॉर्निंग में टीचिंग करती थी और कोर्सेज़ करती थी। जैसे आजकल के मैं बच्चों को देखती हूँ जस्ट मोबाइल में होते हैं, और हम लोग मुझे होता था कि मेरा एक दिन भी वेस्ट ना हो। मैंने उस दौर में भी कैंडल मेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, सेल्फ ग्रूमिंग और ये सारे कोर्सेज़ मैंने हर मतलब कोई वीकेंड भी मेरा होता था कि मैं उसको फ्री ना जाने दूं। और मैं बिज़नेस भी उसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया। और आप क्वेटा में थी उस वक्त? नो, आई वाज इन पिंडी। ओके। अच्छा, आपका थोड़ा सा बिजनेस के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो आपको एम्पावर कर रहा है बिजनेस, एट द सेम टाइम कैसे बाकी ख़वातीन को एम्पावर कर रहा है। हाँ, चले मैं उस तरफ आती हूँ। जब मैं शादी के बाद पंजाब के हरे भरे खेतों से जब मैं बलूचिस्तान की कोयटा की वादी में गई, तो वहाँ मैंने फिर देखा जब कुछ अरसे के बाद ही आफ्टर वेरी मतलब मेरी शादी के फ़ौरन बाद मैं सलाला चली गई थी ओमान 2 इयर्स के लिए। ओवरसीज़ के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई थी और बड़े ऑनर की बात है कि मैं पाकिस्तान से फ़र्स्ट टीचर थी जो मैं सलाला के लिए सेलेक्ट हुई थी। उससे पहले वो लोकल जो है हायरिंग करते थे और वहीं से उसके बाद फिर बच्चों के साथ और पूरा फोकस 2-4 साल रहा। और उसके बाद मैंने अपने एक ड्रीम के ऊपर काम करना शुरू किया। जो बच्चे हैं जो रोड्स पे जो चाइल्ड होते हैं, वो मेरा एक ड्रीम था कि मैं उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। तो मैंने वहीं से मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया कि मैं उन बच्चों को मॉर्निंग में अपने बच्चों को स्कूल भेज के मैं गलियों में जाती थी, रोड्स पे जाती थी, कचरा चुनने वाले बच्चों को लेके कलेक्ट करके अपने घर में लाती थी, उनको नाश्ता वगैरह करवा के सारा क्लीन करके उनको पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने BWRA ज्वाइन कर ली, बलूचिस्तान वुमेन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। और साथ ही मैंने अल-तक़वा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट का जो है ना आगाज़ किया अपने फादर के साथ मिलके। ही इज़ प्रेसिडेंट एंड आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अल-तक़वा ट्रस्ट। और उसके साथ साथ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस के ऊपर जैसे आप बात कर रही हैं, मैंने फूडीनेटर के नाम से मैंने अपना फूड का बिज़नेस स्टार्ट किया। और चनिया चोली के नाम से मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेसेस का बिज़नेस स्टार्ट किया। तब मैंने बलूचिस्तान में रह के देखा कि बलूचिस्तान की ख़वातीन को, मैं तो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाती थी एज अ वेंडर, मैंने स्टॉल्स लगाती थी या मैं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन मैंने देखा बलूचिस्तान में रहते हुए कि बलूचिस्तान की ख़वातीन को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के जो छोटे शहरों में जब मैं जाती थी तो वहाँ पे आप देखें कि आप बलूचिस्तान के ड्रेसेस की जब बात करें तो वो इतना खूबसूरत काम होता है, इतना कि वो एक साल वो एक ड्रेस के ऊपर लगाती हैं और इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस मुझे वो ये चीज़ पिंच करती थी कि मैं तो कर रही हूँ, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरा एक
पाँव इस्लामाबाद में होता है, तो एक कराची में, एक मुल्तान में, तो एक सक्कर में, एक लाहौर में, एक फैसलाबाद में। तो मुझे बस ये होता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, बस मेरे माइंड में ये होता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले नेशनल एंड देन फिर इंटरनेशनल लेवल पे। उसके लिए फिर मैंने जो है 2 साल पहले एक अपने एक सफ़र का आगाज़ किया, हर लेगेसी के नाम से। मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन हर लेगेसी तो हर लेगेसी ने अरेंज किए हर बाजार, वेयर वुमेन शाइन। वाह, हर लेगेसी ने हर बाजार जहाँ पे हर खातून चमकी है। हाँ बिल्कुल। वाह। और उसमें सबसे पहले मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी एज अ वेंडर, जब मैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाती थी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी आपको रिहाइश की और इन चीज़ों की। तो मैंने फिर इनिशियली जो स्टार्ट किया, मैंने घर से, मैंने मतलब अपने घर पे छोटे छोटे जो है ना इस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट किए जहाँ ख़वातीन आती थी। जैसे मैंने इस तरह की वर्कशॉप्स स्टार्ट की, फिर इस तरह की मैंने उनके लिए मीना बाज़ार टाइप और इस तरह के मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि वो होम कंफर्ट भी उनको मिले और वो इजी हो के वो अपना बिज़नेस। और आप हैरान होंगे कि वहाँ पे उन्होंने इतनी अर्निंग की जितने वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो इतनी अर्निंग नहीं कर सकती थी जितना मैंने उनको घर में, हम लोगों ने जो वर्कशॉप्स वगैरह की या उनको ट्रेनिंग दी। वो अभी मेरे प्रोग्राम्स स्टार्ट हैं इंशाल्लाह। हम लोग अब नेक्स्ट हमारे कोयटा में हैं, सबात में, मुजफ्फराबाद में और छोटे छोटे कस्बों में। बस मेरा ये है, अब मेरा एम है कि मैं छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में जाके वहाँ से जो ख़वातीन हैं उनको ट्रेन करूँ, उनको बिज़नेस ट्रेनिंग दूँ और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ नेशनल लेवल पे, बड़े शहरों में और फिर इंटरनेशनल लेवल पे। चैलेंजेस क्या होते हैं, स्पेशली एक कस्बे में किसी में जाना और वहाँ की ख़वातीन जो कि बहुत टैलेंटेड तो होती है लेकिन मौके नहीं मिल रहे होते, प्लस समटाइम्स हर्डल्स कुछ और भी होती हैं, फैमिली की सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं होती है। इलाके के लोग आ जाते हैं। मैं भी एक ज़माने में जब मैं वॉलंटियर कर रही थी तो मैंने भी एक जगह पर एक ऐप थी जिसपे आप जाकर जो ख़वातीन है ऑब्वियसली वो वहाँ पर रजिस्टर कर सकती थी और वो एक जो भी जिस लेवल का काम होता था वो उस काम को अवेल कर सकती थी। अच्छा, मैं इलाके का अब नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट जब मैं गई वहाँ पे तो वहाँ की ख़वातीन जमा हुई, वो काम करना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी और वो अपने अपने लिहाज से अपनी अपनी डोमेन में चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रही थी और वो बड़ी एम्पावर भी होना चाहती थी। बट लिटरली थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वहाँ पे क्राउड जमा होना शुरू हो गया मर्दों का और उनके घर से मर्द आना शुरू हो गए, वो गालम गलोच और इस तरह की चीज़ें मैंने ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उन्होंने वहाँ पे पुलिस को बुला लिया कि ये हमारे जो ख़वातीन हैं उनको ये वरगला रहे हैं कि वो घरों से बाहर निकलें, वो काम करें, क्या हम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, जहाँ पर खातून खुद घर से बाहर नहीं जाना चाह रही है और फिर अगर कोई ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा है कि उसको ज़बरदस्ती नहीं आप काम करें और वो खुद नहीं करना चाह रही है, देन ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आप फोर्स कर रहे हैं उसको काम की तरफ ले जाने के लिए कि वो काम करे, तो वो तो चले एक अपना है कि उसकी अपनी विल है। बट जहाँ पर वो खुद काम करना चाह रही है और आप उसको काम करने नहीं दे रहे और आप इस हद तक, इस एक्सट्रीम तक आप चले गए, तो देन इट्स रॉन्ग कि आप वो एम्पावर होना चाह रही है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, वो कोई स्किल सीखना चाह रही है, वो अपनी स्किल को आगे प्रैक्टिस करना चाह रही है। सो जब आप ये नहीं करने दे रहे उसको, देन ऑब्वियसली हर्डल आप हैं, चैलेंज आप हैं, रुकावट आप हैं, मसला आपका है, ना सोसाइटी का है, ना उस नौकरी का है, ना उस औरत का है और ना किसी और का है जो उसको मौके फराहम करे। मसला आपकी सोच का है जिसको चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। आई एम श्योर ऐसे ही चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। असल में एक्चुअली अभी तक मैंने जो होम एग्जीबिशंस की हैं वो कोयटा और इस्लामाबाद में की हैं, तो नेक्स्ट मेरा ये जो है स्टेप की है, मैं अब देखिए मेरा मेन उस पर है कि हम लोग एजुकेशन भी दे रहे हैं और अब हम स्किल्स की तरफ भी आते जा रहे हैं, लेकिन स्किल्स के बाद बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उस तरह से हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे ख़वातीन को। अब 2 दिन पहले मेरे साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मैं साथ लेके चल रही हूँ, तो मेरे साथ परसों भी एक कॉल आती है मुझे कि हम जो झुग्गियों वाली बच्चियाँ हैं उनको हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, उनको हम स्किल्स भी दे रहे हैं, लेकिन उस स्किल्स के बाद हमें नहीं पता कि हम उनको प्लेटफॉर्म कैसे दें। और अगर वो कमाएंगी नहीं, दिन का चंद 100 रुपये नहीं कमाएंगे, तो उनके पेरेंट्स उनको उठा लेते हैं कि आप इनको बस सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, तो इसका हमें क्या फ़ायदा। तो मैं
इसीलिए मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने साथ लेके चल रही हूँ। मेरी जितनी भी एग्जीबिशंस हुई हैं तो मेरा फोकस उन ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है और सेकेंडली स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स और बेवा ख़वातीन पे होता है। उनके लिए मैं काम कर रही होती हूँ, साथ साथ उन ख़वातीन के जो बिज़नेस कर रही हैं, स्मॉल बिजनेसेस। तो और उसके साथ साथ मैं अपने सारे इवेंट्स में मैं टैलेंट शोज़ रखती हूँ ताकि 5 साल से लेके बच्चे जो यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे हैं उनके लिए मैं डिफरेंट टैलेंट शोज़ रखती हूँ। अभी भी इंशाल्लाह हमारा RF 14 अगस्त के हवाले से हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में। तो वहाँ पे भी हम ये होगा कि हम 5 साल से लेके बच्चों को लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चों को पाकिस्तान भर से हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो अपने टैलेंट को शो करें और साथ साथ जो ख़वातीन जो स्मॉल बिजनेसेस कर रही हैं उनको हम ऐसा सपोर्ट करें, उनको ऐसे रिसोर्सेज देंगे और उनके लिए हम आप बेसिकली कनेक्ट कर रही हैं वो बिजनेसेस जिनको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए। Yes. और वो जो टैलेंट आपके पास ऑलरेडी है, पूल है आपके पास, बट उनको इस पूल को नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे अर्न करना है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ मुझे जाना है, और इनको रिसोर्सेज चाहिए। नॉट जस्ट स्मॉल बिजनेसेस, बहुत से ऐसे बिजनेस जो कि बड़े लेवल पर चल रहे हैं उनको भी रिसोर्सेज चाहिए होते बिल्कुल, हैं। एंड यू आर कनेक्टिंग दैट, यू आर द तो ब्रिज मैं एक्चुअली। कनेक्ट कर रही हूँ कि ताकि वो जो ख़वातीन हैं उनसे ट्रेनिंग लें। हम ऐसा मेंटोरशिप, ऐसा नेटवर्क ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनकी आपस की भी ट्रेनिंग हो, आपस में मिलें। दूसरे शहरों से ख़वातीन आएँ, लाहौर से, फैसलाबाद से, मुजफ्फराबाद से, कोयटा से, सब ख़वातीन एक जगह पे इकट्ठे होके तो वो एक दूसरे से उनको बहुत सीखते हैं। और प्लस इसमें बहुत सी ख़वातीन हमारी ऐसी हैं जो कि ऐसा काम कर रही हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, जिसमें कुछ ऐसा इंडिजिनस काम है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ही हो रहा होता है। आप तो हैरान होंगे कि अभी ख़वातीन घरों में हर दूसरी तीसरी खातून घर में काम कर रही हैं और इतने काम कर रही हैं और उनके काम और उनके टैलेंट देख के हम लोग हैरान होते हैं, लेकिन उनको उस तरह से प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होता, रिकग्निशन ही नहीं है। प्लेटफॉर्म तो बहुत अलग बात है, वो रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता, उसको तो एक्नॉलेज ही नहीं किया तो जा मेरी रहा कोशिश यही है कि मैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दूं और अभी तक मैं इंडिविजुअली ये काम कर रही हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि मुझे इस सिलसिले में सपोर्ट किया जाए कि जो मैं प्रोग्राम्स मैंने डिज़ाइन कर रही हूँ उस सिलसिले में मुझे सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट से कैसे सपोर्ट चाहिए आपको? गवर्नमेंट से ऐसी सपोर्ट चाहिए कि देखें, मेन मेरा ये होता है कि जब ख़वातीन आती है ना दूसरे शहरों में तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि स्टे कहाँ करें। अभी तक तो मेरा घर और मेरा दिल हाजिर होता है, मेरा किचन, मेरा लेकिन ज़ाहिर है जब लोग ज़्यादा होते हैं अभी तक तो जो चंद ख़वातीन आती हैं, जैसे हमारा प्रीवियस इवेंट था तो उसमें मुल्तान से और बहावलपुर से ख़वातीन आई थी तो उनको मैंने अपने घर पे स्टे किया था। लेकिन अब जब हम इससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो मुझे ज़रूरत है एंड नॉट जस्ट गवर्नमेंट, समटाइम्स आपको बहुत से और बिजनेस भी ऐसे होते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स को, स्पॉन्सर्स मिल रहे होते हैं और आपका इवेंट बड़ा अच्छे से हो जाता है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। हम सबकी तो जिम्मेदारी है कि हम जैसा सभी ने अपने आगाज़ में कहा कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको हमें आगे लेकर आना है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक नौरीन की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एज ए नेशन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है, उनके लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के अच्छा उनके लिए आसानी हो, सहूलत हो, थोड़े से राहें उनकी आसान होती चली जाएं ताकि वो आगे बढ़ें। अच्छा, ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट्स का आजकल एक्सेस बहुत आसान है सबके लिए, मोबाइल फ़ोन्स आर एवरीवेयर एक्चुअली, इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी होती है। तो सिर्फ अगर ये गाइड कर दिया जाए कि अच्छा आपको कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढना भी नहीं है, आप अपना काम करें, जस्ट टेक अ पिक्चर, अपलोड इट और पूरी मार्केट का एक्सेस आपके पास है, इंटरनेशनल मार्केट का, और अच्छे आपको डॉलर्स भी मिलते हैं। इस पर भी कुछ काम कर रही हैं? बिल्कुल सर, मैं इस पे भी काम कर रही हूँ और इसके अलावा इस चीज़ पे भी काम कर रही हूँ कि वो ख़वातीन जिनके पास मोबाइल भी नहीं है उनको हम कैसे ट्रेन करें, उनको वो अपने बिजनेस को देखें। हर खातून जो है जो बिजनेस कर भी रही है वो पढ़ी लिखी नहीं है या मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती या उनके इलाकों में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम जैसे हमारा बच्चा भी मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, तो हम लोग वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसी खातून तक एक्सेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो फ़ोन ही यूज़ नहीं करती? नहीं, बिल्कुल मुश्किल है, आजकल के दौर में है, लेकिन हम उन्हें वही ट्रेनिंग जो है ना दे रहे हैं। अभी जैसे कल भी रात को एक 1:30 बजे भी एक खातून की कॉल आई तो उन्होंने कहा मैम आपकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप हर वक्त अवेलेबल होती हैं, कि जब भी आपको कॉल करे तो आप हर किस्म की हेल्प करती हैं, हमारी हर किस्म की ट्रेनिंग, जैसे जैसे जहाँ पे मैं बैठी भी होती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं विद इन मिनट्स जो है ना अगले की हेल्प करूँ। और ये फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं इन सब की? अभी तक तो मैं इंडिविजुअल बेस पे कर रही हूँ, मैं फ्री कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस जी। और लेकिन ज़ाहिर है
लोग ज्यादा हैं जिनको ये सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। सो उसके लिए फिर आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। रिसोर्सेज कम सबको हैं, आगे तो बढ़ना अब है। मैं यही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो NGOs हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो जो ऐसे प्रोग्राम्स करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी हेल्प करें ताकि मैं जो डिज़ाइंस कर रही हूँ प्रोग्राम, मैं उनको कर सकूँ उन ख़वातीन के लिए और उन बच्चों के लिए। तो सब आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल। और ज़ाहिर है नौरीन को आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप किस तरह से खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए जिस मर्जी कैपेसिटी में जितना भी आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ताकि हमारी ख़वातीन को मिलकर आगे बढ़ा सकें, ले जा सकें। बिल्कुल नौरीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। टाइटैनिक जहाज भी इन्होंने ही बनाया था। अच्छा ना बताएं, नजर लग जाती है। 60 लाख दूंगा, इसमें डॉलर भी हैं। ओए अपना घर है यहाँ पे, मेरा मतलब कोई गैर महफूज नहीं है ये जेवर। मनूर चल तू अपना फोन अपने पास रख, ये भी रख। डैडी आप कहाँ थे? मैं आपको काफी देर से ढूंढ रहा था। आपकी हॉबी क्या है? चाबी, उससे मैंने करोड़ों रुपया लेना है। अजी की इस बात का हार्ट दे के वर्ल्ड को लो कौन डरे, लंबी जुदाई काले पीले जुल्फों के फंदे न डालो। दुबई नहीं है, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अच्छा अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क, और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया उनसे हमारा साथ बहुत पुराना है। मेरा तो पुराना है से आपका भी बहुत पुराना साथ है, दहाइयों का साथ है, अगर मैं तो कहूँ तो गलत ना होगा। पीटीवी के साथ उनका एक जो सफ़र है ना, खूबसूरत सफ़र है, 20 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है उनको। ही इज़ ए कार्टूनिस्ट, शायर भी हैं, लिखारी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं एंड व्हाट नॉट। और कई किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं, कई किताबें इशात के मरले में हैं। लेकिन वो जो मैंने कहा ना बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कार्टूनिस्ट, तो उसमें हम बता दें कि जो ये कह रहे हैं खासा उनका कि 20 साल से लाइव प्रोग्राम्स में कार्टून्स बनाना, जो सिचुएशन आप उन्हें दे दें, जो टॉपिक आप उन्हें दे दें। कि हमने भी एक प्रोग्राम पीटीवी न्यूज़ पे जब मॉर्निंग शो किया था तो उसमें हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पे होते थे और सिचुएशन पे कार्टून बनाते थे। तो आज हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। मज़हर शहजाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम शोएब सबीन, कैसे हैं? बल्कि सीन शीन कैसे हैं आप लोग? तो अच्छा लगा। मेरे ये स्टूडियोज़ हैं, मेरी गलियां हैं, ये सब मेरी ज़रादारियाँ हैं। और कई साल 20 साल तो यहाँ से हो गया। उससे पहले कराची से 81 से मैं ऑनवर्ड, तो 86 तक वहाँ ड्रामास, फिर उसके बाद यहाँ मैं आ गया जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा तशरीफ़ लाई थी तो उनके साथ मैं यहाँ आ गया। तो उनके साथ भी एक बड़ा अच्छा हमारा रहा और मुझे फ़ख्र हासिल है कि वो मुझे बाय नेम बुलाती थी, ये मेरे लिए एजाज़ रहा है। तो ज़िंदगी, अच्छा मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने जब मेरा ख़मीर बनाया था, जब मेरी मिट्टी गूंद, उसमें 3 चीज़ें डाली थी। जब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रंग, हर्फ और मोहब्बत। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, मोहब्बत कुछ आता ही नहीं इसके अलावा। और मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा किया आपने जी, अब तुम्हें पता ही है मेरे साथ रहे हो। ये क्या सीन है? वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कह रहा है कि मेरी 2 शादियां हुई हैं, इस वजह से कह रहा है, शोएब को पता है सारा। अच्छा। तो आप ये भी कह सकते थे 2 मरतबा हुई है, आपने ये क्यों कहा कि कई मरतबा हुई है? नहीं, मोहब्बत तो देखें, मोहब्बत क्योंकि शादी से 2 मरतबा हुई है। मोहब्बत का मानी, मोहब्बत ये मानी थोड़ी होती है किसी खातून से ही मोहब्बत होना। मोहब्बत तो परिंदों से भी होती है, दरख्तों से भी होती है, पहाड़ों से भी है। मेरी नज़में है भाई, पहाड़ों पे परिंदों के साथ, ये जो साइबेरिया से परिंदे आते हैं, इनके साथ मेरी मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मत मारो यार इनको, ये आते हैं मेहमान आते हैं, जाने दो इनको, सही बात, अगले साल फिर आएंगे। तो पहाड़ों को मत काटो। अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैंने पहाड़ों को ज़मीन में मेखों की तरह गाड़ा है। हम कहते हैं हम इन मेखे निकालेंगे, फिर कहते हैं ज़लज़ले आ गए, ये हो गया, वो हो गया। मत करें यार, मत करें। सही बात। पानी बचाएं, पहाड़ बचाएं, दरख्त बचाएं। अच्छा, हर बंदा ना, मैंने देखा है हमारे उधर भी, पीटीवी पे भी, इधर भी देखा है, दरख्त के नीचे गाड़ी लगाता है। दरख्त को नहीं लगाता, दरख्त के नीचे गाड़ी जरूर लगाएगा, फौरन गाड़ी लगाएगा दरख्त के नीचे जहाँ भी होगा। सही बात है। खुदा का वास्ता दरख्त लगाएं यार, लगाएं, जहाँ भी आपको जगह मिलती है एक दरख्त ज़रूर लगाएं। सही बात। तो ये दरख्त की कमी की वजह से अब जो इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, ऊपर से ये जो फसाद फैले हुए हैं, बारूद फैल रहा है फ़ज़ा में, ओजोन की लहरें हमने फाड़ दी। थोड़ी सी रिपेयर हुई थी पिछले दिनों जब कोविड आया था, थोड़ी सी नहीं किया जो किया। जी हाँ, तो हमने तो बड़ा गर्क किया हमने खुद जी ज़मीन का, और बिल्कुल बड़ी ज्यादती कर रहे हैं हम इसके साथ। बिल्कुल ज़ाहिर है उसका खमियाजा। वैसे हम एलियन हैं यहाँ पे, मुझे बड़ा बात वक़्त महसूस होता है कि एलियन है। उसकी वजह ये थी कि ये ज़मीन असल में चरिंदों परिंदों के लिए थी, हमने आगे उनको भी मारा, बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का। तो एलियन ही ये काम कर सकते, पूरे चंगेज़ खान बन गए हम तो नहीं, एक किस्म के इंसान हैं हम, वैसे सारे इंसानों के अंदर ही हैं। अच्छा, ज़मीन को तो पक्का शक हो गया कि जिस तरह एलियन कह रहे हैं और कह रहे हैं वो एलियन के ही काम होते, तो मुझे ये लग रहा है कि इंसानों के वाकई ये काम नहीं होते। ये बात तो सही है। एलियन बेचारे, जिनको हमने बेचारे ही कहूंगे, हम बदनाम हमने कर दिया। एलियन काम का बदनाम है, काम का बदनाम है, काम इंसानों के, काम हमारे एलियन वाले, काम बदनाम उनको किया। सही बात है, ये भी बड़ी काम खराब करे इंसान, बदनाम हो एलियन। ऐसे ही जरा आपके काम पे अब बात करते हैं। माशाल्लाह इतने अरसे से कोई भी सिचुएशन हो, लाइव कार्टून बनाना, अब तो आपको ये भी नहीं कह सकते कितना मुश्किल है, बिकॉज आपके लिए तो अब फौरन चुटकी बजाने का काम है माशाल्लाह से। आपको पता है मेरे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स हमारे पहले प्रोग्राम में आते थे जब मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान करता था, उसके बाद खबर के साथ साथ और काफ़ी सारे प्रोग्राम किए मैंने। तो वो फरमाइश करके कार्टून बनवाते थे। और मुझे याद है एक मिनिस्टर होते थे हमारे मुशर्रफ दौर में, शमीम सिद्दीकी साहब। तो कुछ दिन था इनका मोटरवे पुलिस का, तो मोटरवे के एक आईजी होते थे रफत पाशा, वो भी साथ आए। आते कहने लगे यार मेरा कार्टून नहीं बनाना,
ओके। तो मिनिस्टर ने कहा कि कार्टून हमेशा मशहूर आदमी का बनता है, आम बंदे का नहीं बनता, मदर साहब इनका ही बनाना। मैंने उन दोनों का कार्टून बना दिया। बनाया, वो खड़े हैं मोटरवे पे और एक पंजाब पुलिस को सही टुल्ला कह रहा है कि जी 2 दिन के लिए हमें मोटरवे दे दें। अच्छा, उस पर बड़ा कहका पड़ा। और इवन जब प्रोग्राम जो ही ख़त्म हुआ तो शमीम सिद्दीकी साहब की मिसेज का उनको फ़ोन आया कि ये कार्टून अपने साथ लेके आना है। ओके। तो वो उनके घर पड़ा हुआ अभी तक। इसी तरह तारक फजल चौधरी साहब ने मुझसे फरमाइश करके कार्टून बनवाए और बड़े उन दिनों हालात कुछ ख़राब थे तो उन्होंने बनवाए कार्टून मुझसे कि पुलिस की फेवर में बनवाया कि यार ये बच्चे जो नाकों पे खड़े होते हैं, बम ब्लास्ट होते थे हर जगह। तो कहते मैं सुबह बच्चों के साथ ईद पढ़ने जा रहा था, माँ ने कहा कि बच्चों को मत लेके जो ब्लास्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा जी वो जो नाकों पे खड़े वो भी तो बच्चे हैं किसी के। इसी तरह हमारी बहुत अच्छी मेरी बहनों की तरह है नफीसा शाह सेनेटर जो हैं, इनका मैंने बनाया जब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी यहाँ पे। तो उन्होंने आज तक उनको याद और वो लेके गई वहाँ अपने साथ। तो एजुकेशन बेस्ड जो है वो आपने एक तरह से ये होता है ना कि आपने एजुकेट करना है लोगों को किसी ना किसी हवाले से, या सिचुएशन बेस्ड आप वो उस लिहाज से कार्टून देखें। मेरे होते ही सब्जेक्टिव कार्टून, मोस्टली सब्जेक्टिव। एनवायरनमेंट पे करता हूँ, यही दरख्त की कटिंग पे करता हूँ जो काट देते हैं, तालीम पे, सेहत पे, हर मौजू पे, पानी की शॉर्टेज पे किया है मैंने। पानी ज़ाया मत करें बेतहाशा। अभी भी जो मैं अब रिकॉर्डिंग करता होता हूँ वहाँ पे, और तस्वीर खानी के नाम से वो उसको वो उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करके 1 मिनट का वो खबरों से पहले या जहाँ भी फिलर के तौर पे चलाते हैं। तो वो सारे सब्जेक्टिव होते हैं कि इवन के ट्रैफिक के बारे में भी कि आप मतलब मिस हैंडल ना करें। बड़ी अच्छी बात है कि आप देखना एक सीरियस इशू या एक ऐसा ग्रेव इशू जिसको आप बड़े एक अलग से अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। कमिंग टू योर बुक्स एज वेल, पता है क्या होता क्या है कि पूरे एक मजमून पढ़ने की बजाय एक कार्टून देख। अच्छा, किस ज़माने में जब मेरे उस्ताद मोहतरम जावेद इकबाल साहब भी कार्टून बनाते जंग अखबार में, तो लोग सबसे पहले कार्टून देखते थे, उसके बाद बाकी खबरों की तरफ जा। फ्रंट पेज पे होता था कार्टून, ये कार्टून लाजमी देखते थे कि अच्छा आज किस मौजू पे कार्टून है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही था। आज का वो कार्टून के उन्वान से उनका होता था और रोज एक नया मौजू। और अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है कि कार्टून एक ऐसी ज़बान है कि इस पे बड़े बड़े लोग माइंड नहीं करते। यानी मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के बनाए। मैं अब यहाँ पे नहीं, मेरा नाम नहीं लेते। लाइटर नोट पे जाहिर है वो जब एक चीज एक मैसेज कन्वे हो जाता है तो ऑब्वियसली किसी को बुरा नहीं लगता। वो बात होती है कि एक्सप्रेस करने का, बयान करने का जो तरीका होता है वो बहुत मैटर करता है। आपके एक्सप्रेस करने का तरीका, चलें एक तो कार्टून्स हमने देख लिए, एट द सेम टाइम लिखना ये भी एक बड़ा आर्ट है, शायरी भी, माशाल्लाह इतनी सारी चीजें। अब कौन सी नई की भेंट तो आपकी शाया हो चुकी है? हाँ जी, शाया हो चुकी है। और इसके अलावा काले पाँव भी अफसानों की काले पाँव मेरे अफसानों की। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही कोई मुश्किल सा नाम है, तरंगड़ खीटी। अच्छा, क्या है समीर, आप पहले बोल के दिखाएं मुझे। तरंगड़ खीटी खीती नहीं है, खीटी खीटी। अच्छा, तरंगड़ खीटी क्या होती है? अब मैं थोड़ा सा इसको बताऊं। मैं जिस इलाके में पैदा हूँ ये कलरकार से आ गया, हमारा एक छोटा सा गाँव था। तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत, आसमान ऐसे साफ नज़र आता था। तो वो जो रात को जब हम चारपाइयाँ वेड़े में बिछा के जैसे सोते हैं गांव में, तो वाला साहब स्कूल टीचर भी थे और पढ़े लिखे भी थे माशाल्लाह, तो वो जो कहकशां नज़र आती थी उसको मकामी ज़बान में तरंगड़ खीटी कहा जाता है। तो वहाँ के खिट्टी असल में किसी चीज़ के इकट्ठ को कहते हैं, और तरंगड़ वो होता है जैसे कोई किसी चीज़ डालने के लिए बड़ा सा एक तरंगड़ बनाया होता है, उसमें भूसे के ऊपर भी डालते हैं तरंगड़, तो वो इस तरह नज़र आता है, तो उसको तरंगड़ खीटी मकामी ज़बान में उसका नाम है। तो मैंने वही नावल का नाम रखा है उसी हिसाब से, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट पे मेरा वो। तो उस पे मौजूद एनवायरनमेंट है तकरीबन, समझ लें कि बायोग्राफिक नावल भी आप कह सकते हैं इसको। तो उसमें बहुत सारी जो मेरे इर्द गिर्द जो मेरा सफ़र है इतना लंबा चौड़ा, कुछ 40-50 साल का जो इल्मी और अदबी सफ़र है, उसमें सारा उसमें बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी इवन के पॉलिटिकली भी और वर्ल्ड लेवल पे भी जो हालात में तब्दीलियाँ आई हैं, सारा कुछ, तो वो सारा कुछ उसमें। और अपनी स्टोरियाँ भी हैं, लव स्टोरियाँ भी हैं, और भी बहुत कुछ। लव स्टोरी तो ज़रूरी है। इस किताब में क्या है? इसमें जी शायरी है। और अच्छा, मैं अगर शायरी की बात आई, मैं आपको बताऊँ कि मज़ाफ़ात में इतने बड़े बड़े शुरा बैठे होते हैं, मैं हैरान होता हूँ। मैं जब सुनता हूँ उन लोगों को, मैं इधर किसी फतेह जंग साइड पे गया तो एक बुज़ुर्ग से बाबा जी बिल्कुल चादर ली हुई, बहुत ही लगता नहीं था कि ये शायर हैं, लेकिन जब उन्होंने शायरी शुरू की, उन्होंने कहा जी मेरी आंखों में खुश्की रह गई है, समंदर का समंदर पी गया हूँ। मैं हैरान हूँ। फिर मैंने उन पे आर्टिकल लिखा था पूरा। इसी तरह चकवाल, आई बिलोंग टू चकवाल, तो वहाँ पे आबद जाफरी साहब, हुजूर दावरे मैशर जवाब क्या देगा,
कि आसमां की गर्दन पे खून आदम। अब बात ये है कि जो लोग मरकज़ में आ जाते हैं, जैसे फराज साहब थे या अमजद सामजद हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त, तो वो मरकज़ में आ गए, इसलिए उनको फिर शोहरतें मिली और लोगों ने गाया, नूर जहान ने गाया, मेहदी हसन साहब ने गाया। लेकिन बहुत बड़े बड़े राइटर, बहुत बड़े बड़े शायर मज़ाफ़ात में हैं, मरकज़ में दूरी की वजह से उनको लोग पहचान ही नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। जैसे आबद जाफरी साहब का मैंने जिक्र किया, उनकी एक गए गवाचे सुख पंजाबी की किताब है, वो हिंदुस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, यहाँ किसी को पता ही नहीं। अच्छा, ऐसे बेशुमार लोग हैं, एक नहीं बेशुमार। हमारी एक दोस्त है सरगोदा में समीन बलोच, ऐसी गजब की नाज़म कहती है कि कमाल है, लेकिन कोई जानता ही नहीं। और यानी भरा जी, क्या वजह है इतना अच्छा काम हो रहा हो और लोग ना जान रहे? मैं सवाल इसलिए भी करूँगा कि अभी हम उस दौर में कि जहाँ पे हम देखते हैं कि गांव देहात के लोग ज़्यादा मशहूर हैं सोशल मीडिया की वजह से। जब उनको एक्सेस मिला है तो हमने देखा कि उन्होंने टैलेंट खुल के आया जी सामने, टैलेंट खुल के आया। मैं बताऊँ तो शायर क्यों नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे फिर? शायर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन वो शायर नहीं होते, ऐसे शायर मैं यही कहना चाह रही थी कि शायरी तो हर तरह के मयार वो नहीं है। मेयार की बात होती है। वैसे तो तुकबंदी तो हर शोएब तुम भी मुझे पता है कभी कभार कर लेते होगे, तो तुकबंदियाँ तो कोई मैं ऐसे जलील होने बैठे हैं बस आप सीखे सर, क्या करूं? नाज़रीन, शोएब मेरा छोटे भाइयों की तरह मेरा दोस्त है, तो मुझे मतलब एडवांटेज हासिल है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो दो शेर मेरे जो मारूफ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत दी, मेरे दो शेरों ने, और लोगों को ज़बानी याद है। उस दिन फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा था, हमने कराया वहाँ पे बनियान मखसूस मुशायरा कराया, जिसमें पहले 5-6 फौजी शोरा आए थे, और बड़ा वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उसका पाक फौज को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वहाँ की जो उर्दू डिपार्टमेंट की हेड हैं फ़रत विर्क, उन्होंने और हमने अरेंज किया था। बहुत कमाल का मुशायरा हुआ, तो बड़े बड़े उसमें शोरा है माशाल्लाह। तो वहाँ जब मैंने वो शेर शुरू किए तो वो बच्चियों ने जितनी यूनिवर्सिटी के आगे पढ़ना शुरू कर दिए, वो कि रास्ता पाँव से निकल आया, रास्ता पाँव से निकल आया, मैं तेरे गांव से निकल आया, रास्ता पाँव से निकल आया, मैं तेरे गांव से निकल आया, मैंने सूरज से बात कर ली है, मैं तेरी छाँव से निकल आया। वाह, मैंने सूरज से बात कर ली है, मैं तेरी छाँव से निकल आया। इसी तरह एक गज़ल मेरी इन दिनों बड़ी हिट हुई है, उसकी पड़ोसी मुल्क में वायरल हुई है, वहीं पे किसी सिंगर ने गाई है। अच्छा, वहाँ का एक सिंगर है, संजीव मांगू नाम है उसका, उसने गाई है कि दर्द होता है दिखाई नहीं देता हमको, दर्द होता है दिखाई नहीं देता हमको, और अपने जिंदा से रिहाई नहीं देता हमको, और रात सो जाते हैं दहलीज पे आंखें रख कर, रात सो जाते हैं दहलीज पे आंखें रख कर, कोई रास्ता भी सुझाई नहीं देता हमको। और शायद तुम्हारे लिए कि उसकी आवाज़ में जादू है, ये क्या है मज़र, और कुछ भी तो सुनाई नहीं देता हमको। सही बैलेंस किया ये शेर को ट्रिब्यूट मतलब थैंक यू। ये ना करते तो फिर क्या होता? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक 95 में तलत हुसैन एक प्रोग्राम करते थे सवेरे सवेरे, उसमें मेरा और ज़हीर अब्बास का लाइव इंटरव्यू चल रहा था, और मेरे कार्टून्स और पेंटिंग्स और आपको पता है कुछ 200-250-300 किताबों के तो मैंने टाइटल बनाए। अच्छा, वो पेंटिंग भी चल रहा है, कार्टून भी, मैंने वो जो सुबह मॉर्निंग ट्रांसमिशन करती लड़कियां रक्षांदा वगैरह, उनके कार्टून बना के लेके गया। तो जब ऑफ एयर हुए तो नरगिस हाशमी होती थी उस वक्त हमारी प्रोड्यूसर, तो उनके कमरे में अम्मार मसूद बैठे थे, मेरा उससे पहले उनका तारफ़ नहीं था, बिल्कुल तारफ़ नहीं था, बाद में पता चला कि ये कौन है, दोस्ती होगी फिर तो अम्मार कहने लगे, कमरे में जब आया तो कहने लगे आप लड़कियों के कार्टून बना के ले गए, हमारा कार्टून नहीं बनाया। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, तो मैंने कहा मैं अल्लाह के कामों में दखल नहीं देता। तो अम्मार उस वजह से हमारी दोस्ती हो गई। तो आज तक उससे दोस्ती बहुत अच्छा, अफसाना निगार भी अम्मार, हमारे उस्ताद मोहतरम का बेटा है, अनवर मसूद साहब, बहुत बड़ा नाम है। तो ये ज़िंदगी की चुलबुलियाँ छोटी छोटी, मज़ा आता है ज़िंदगी को इस तरह, और इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, हंस खेल के गुजारना चाहिए। सही बात है। देखिए मौला अली का फरमान है कि टेंशन लेना एक और बीमारी को दावत देने के बराबर है। तो जब करना उसी ने है जो ऊपर बैठा हुआ है, सब मामला उसी ने करने हैं, तो फिर आप टेंशन क्यों ले, तो उस पर छोड़े ना जिसने पैदा किया। तवक्कुल होना बहुत है, तवक्कुल बहुत। मैं आपको बताऊँ, मेरे वालिदैन रहमतुल्लाह अलैह दोनों, उन्होंने जो हम सब भाइयों को और आगे हमने अपने बच्चों को जो 3 चीज़ें दी हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो रिज़्क़ हलाल, बेशक, उसके बाद कनात और सब्र, ये 3 चीज़ें उन्होंने हमें विरासत में दी हैं। लोग जायदादें देते हैं ना, उन्होंने इतनी ये अहम चीज़ें हमें विरासत में दे दी।
और वही आगे मेरे बच्चों में भी और मेरे भाइयों के और बहन के बच्चों में भी यही चाल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप यही चीज़ आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है यही तो है, वैल्यूज आपकी। वैल्यूज आपकी। मज़ा साहब थैंक यू वेरी मच। वक्त बड़ा मुख्तसर था हमारे शो का, लेकिन क्या करें कि इजाजत लेनी पड़ती है। जी जी कोई बहुत शुक्रिया वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए। आपको सलामत रखे, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। द फीडबैक्स नाज़रीन जरूर दीजिएगा, और कोई फरमाइश अगर आप करना चाहते हैं